हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 5वां चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसकी प्रश्नावली 5.1 के अपन आज क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके उदाहरण किए थे, साथ में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप पहले देखिए, ताकि आपके क्लियरली ये 5वां चैप्टर समझ में आ जाए। आज अपन इस चैप्टर में 5.1 के क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपके 5.1 ही है, एक ही इसमें प्रश्नावली है, इसलिए आज ये कंप्लीट हो जाएगी। इसके दो ही वीडियो डल रखे हैं, एक वीडियो डाल दिया है, एक आज अपन बना रहे ये डाल देंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और पिछले वीडियो को भी पूरा देखना, ताकि पूरा चैप्टर आपके क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसकी प्रश्नों की ओर। तो देखिए, सबसे पहले यूक्लिड का ज्यामिति का परिचय, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। ज्यामिति, जियोमेट्री दो नामों से मिलकर बना, ये पूरा का पूरा हमने पिछले चैप्टर में ये चीजें पढ़ी थी। ये क्या चीज है, कितने अध्यायों में बांटा गया, जैसे 13 अध्यायों में विभाजित किया, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। फिर उसकी कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी है। फिर उसके बाद में इसके अभिकृत और अभिधारणाएं हमने पढ़ी थी। ये देखो, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियो को देख लेना। ठीक है, आज अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों की ओर चलेंगे और डायरेक्ट कौन सी अभिधारणा लग रही वो देखेंगे। अब देखिए, ये पर में भी हमने पढ़ा था। अब देखिए इसके क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? उत्तरों के लिए कारण दीजिए, उत्तरों के लिए कारण दीजिए। अब देखिए, सबसे पहले पहला सवाल क्या है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये कथन क्या है? ये कथन आपके असत्य है। ये कथन क्या है? ये कथन आपके असत्य है। ये बात गलत है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। कारण लिख देंगे, क्योंकि एक बिंदु एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत रेखाएं। जैसे ये लाइन है, इसको यहां लिख देते हैं ना, एक मिनट, एक मिनट, इसको लॉक कर देते हैं अपन, इसको लॉक कर देते हैं। अब देखिए, एक एक बिंदु से एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे एक कोई बिंदु है, ये बिंदु लिया हमने, इसे अगर रेखाएं खींचेंगे तो इधर से ये रेखा आ गई, इधर से ये रेखा आ गई, इधर से ये रेखा आ गई, इधर से ये वाली रेखा आ गई, इधर से ये वाली रेखा आ गई। तो देखो, अनंत रेखाएं खींच रहे हैं अपन। ये कह रहा है एक रेखा खींची जा सकती है, नहीं, अनंत रेखाएं। एक बिंदु से अपन होके अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। ये वाला बिंदु है ना, इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये आपके पहला प्रश्न का आंसर हो गया। फिर दूसरा क्या है? दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं, दो बिंदु है ना, उनसे होकर गुजरने वाली असंख्य अनंत रेखाएं, क्या ऐसा संभव है क्या? नहीं। ये भी कथन क्या है? ये भी आपके असत्य कथन है। ये भी आपके क्या है? असत्य कथन है। असत्य
कथन है क्योंकि 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 दिए हुए दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं दिए हुए दो भिन्न बिंदुओं से होकर होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ये लाइन आपके अभिकृत 5.1 कहता है। अभिकृत 5.1 क्या कहता है कि दो अगर भिन्न बिंदु है तो उनसे अद्वितीय एक ही रेखा खींच सकते हैं अपन। अगर मान लीजिए दो बिंदु है, कहीं से भी कैसे भी हो, इन दोनों दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। बोल रहा है अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका कथन क्या हो गया, ए सत्य है। इसे केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसे ये एक रेखा है, तो इन दो बिंदु से होकर एक ही रेखा खींची जाएगी। ये जैसे ये बिंदु और ये बिंदु हो गए, इससे एक ही रेखा आ रही है। अब है आपके तीसरा। तीसरा क्या है कि एक शांत रेखा दोनों ओर ए निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये कथन सत्य है। एक शांत रेखा उसको दोनों तरफ ए निश्चित तरीके से अपन बढ़ा सकते हैं, तो अपन ये क्या लिखेंगे, ये आपके सत्य कथन है। ये क्या है, ये सत्य है। कारण लिख देंगे इसका कि एक शांत रेखा या आपके अभिधारणा भी है, एक शांत रेखा को ए निश्चित रूप से बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। ये सत्य हो गया। अगला क्या है, चौथा, यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है। हाँ, ये भी लाइन सत्य है। ये भी कथन क्या है, सत्य है। अगर दो वृत्त है और उनकी त्रिज्या, अगर दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर। ये कथन क्या हो गया, सत्य। यदि क्योंकि क्योंकि एक वृत्त को दूसरे वृत्त पर दूसरे वृत्त पर अध्यारोपित करें, अध्यारोपित अध्यारोपित का मतलब होता है एक वृत्त के ऊपर अगर दूसरा वृत्त रखें, करें, तो वे संपाती होंगे। संपाती होंगे, संपाती होंगे। अगर संपाती होंगे तो देखिए, इस लाइन को यहां से वहां डाल देते हैं, ये
और इस लाइन को यहां ले जाते हैं, अध्यारोपित करे। अब देखिए अतः अतः इनके केंद्र, अगर अध्यारोपित करेंगे तो इनके केंद्र और परिसीमाएं फ्री सीमाएं परिसीमाएं संपाती होंगे। संपाती होंगे, संपाती होंगे। अतः इनकी त्रिज्या संपाती होगी, अतः इनकी क्या होगी, त्रिज्या भी संपाती होगी। अतः इनकी त्रिज्या संपाती होगी, संपाती होंगी। अब है पांच कि आकृति 5.9 आपको दे रखी है, यदि ए बी बराबर है पी क्यू, ये ए बी है पी क्यू के बराबर और पी क्यू है एक्स वाई के बराबर, ए बी है ना वो पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो हमें बताना है कि ए बी है ना वो एक्स वाई के बराबर है। ये आपके अभिकृत नंबर एक कहता है, अभिकृत नंबर एक कहता है, क्या कहता है, अभिकृत नंबर एक कहता है कि ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। अब देखिए इसका आंसर कहां लिखेंगे, इसका आंसर लिखते हैं अपन, यहां आंसर लिखते हैं। ये कथन क्या है, ये कथन आपके सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। क्यों है सत्य, कि वह वस्तुएं वह वस्तुएं जो एक ही वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। सत्य वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के क्या होती है, बराबर। ये आपके अभिकृत नंबर एक कहता है। अभिकृत नंबर एक में हमने यही सीखा था कि वो वस्तु है जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होती है, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। अब है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वो क्या है और इन्हें आप कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसके सवाल है, जैसे समांतर रेखा है तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, फिर यहां से कौन कौन सी परिभाषा बनने की संभावना, उनकी परिभाषा भी लिखनी है। तो सबसे पहले पहला सवाल है, पहला सवाल है समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। अब यहां इसकी परिभाषाएं लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, परिभाषा। तो समांतर रेखा किसे कहते हैं, किसी समतल, किसी समतल, किसी समतल में बनी, किसी समतल में बनी ऐसी रेखाएं,
समतल में बनी ऐसी रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो कभी नहीं मिलती, जो कभी नहीं मिलती, मिलती वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समतल पर बनी ऐसी रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलती, वो समांतर रेखाएं कहलाती है। ये इसकी परिभाषा हो गई समांतर रेखाएं की। अब देखिए यहां पर देखिए रेखा और समतल, एक तो ये समतल है, एक नाम रेखा है, तो इन दोनों की परिभाषा क्या होगी? ये कह रहा है ना कि निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। समांतर रेखा की हमने परिभाषा दे दी है। क्या इसके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? जैसे इसमें समतल है, समतल किसे कहते हैं और रेखाएं किसे कहते हैं, तो इनकी आप अपन अलग अलग परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले रेखा, तो रेखा की परिभाषा लिखेंगे यहां से। अपन क्या करेंगे? रेखा की परिभाषा लिखेंगे। रेखा किसे कहते हैं? एक रेखा, एक रेखा चौड़ाई रहित, चौड़ाई रहित लंबाई होती है। वह रेखा जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है और लंबाई होती है, वो रेखा कहलाती है। वो आपके क्या कहलाती है? रेखा। और समतल किसे कहते हैं? यहां पर देखिए समतल की परिभाषा लिखते हैं अपन। समतल किसे कहते हैं? अब सबसे पहले जो जो परिभाषा लिख रहे हैं उनका कलर चेंज कर देते हैं अपन। जैसे देखिए ये हो गया और साथ में आपके ये हो गया, ठीक है। अब देखिए समतल की परिभाषा क्या होती है? समतल की परिभाषा होती है एक पृष्ठ, एक पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। लंबाई और चौड़ाई होती है। समतल किसे कहते हैं? एक पृष्ठ जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसे समतल कहते हैं। ये समतल की परिभाषा हो गई। अब देखिए, अब है 2 नंबर। 2 नंबर है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं किसे कहते हैं? तो यहां से अपन लिखेंगे लंब रेखाएं की परिभाषा। लंब रेखा किसे कहते हैं? जैसे 2 नंबर है, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं किसे कहते हैं? लंब रेखाएं वो होती है, लंब रेखाएं, लंब रेखाएं वह होती है लंब रेखाएं वह होती हैं जो समकोण बनाती है। जो क्या बनाती है? समकोण, समकोण बनाती, जो समकोण बनाती है वो लंब रेखाएं होती है आपकी। अब देखिए यहां से भी आपके 2 परिभाषा बनेगी। एक तो इसमें है रेखा है और एक क्या है? एक है कोण। तो रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा लिखेंगे पर।
तो सबसे पहले रेखा वाली परिभाषा तो यही काम आ जाएगी, सेम परिभाषा ही आपको लिखनी है रेखा वाली, तो इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। सेम परिभाषा अगर काम आ रही है तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे यहां से। एक तो ये रेखा हो गई, और साथ में कोण की परिभाषा में लिखनी होगी कि कोण किसे कहते हैं। कोण की परिभाषा लिखेंगे, कोण किसे कहते हैं, जब दो किरणें, जब दो किरणें, जब दो किरणें या सरल रेखाएं, जब दो किरणें या सरल रेखाएं किसी एक, किसी एक समापन बिंदु पर, समापन बिंदु पर, अब देखिए, अब यहां से यह ना, इसको एक काम करते हैं अपन, यहां से कॉपी करके ऊपर डाल देते हैं, जगह पड़ी है ऊपर, ये देखो ये ऊपर पड़ी है जगह, तो यहां डाल देंगे, ये जगह यहां हो जाएगी। और ये कोण वाली परिभाषा है ना, ये यहां से शुरू कर देंगे अपन, ये इसको यहां से शुरू कर देंगे। समापन बिंदु पर आकर मिलती है, आकर मिलती हैं, समापन बिंदु पर आकर मिलती हैं, तो उस, तो उस बिंदु पर झुकाव बनता है, उस बिंदु पर क्या बनता है, झुकाव बनता है, झुकाव बनता है, उस बिंदु पर क्या बनता है, झुकाव बनता है, जिसे कोण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए एक मिनट, जिसे कोण कहते हैं, अब ये लाइन तो आएगी आपके, जिसे कोण कहते हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि इस एक ही लाइन में ये एक इस पे हो जाए कवर, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा, देखते हैं। अब देखिए इसके किस किस के कलर चेंज करेंगे, देखिए एक तो अपन कोण की परिभाषा लिखी है, एक हमने लंब रेखा की परिभाषा लिखी है, इनके कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करते थे तो स्पष्ट पता चल जाता है कहां से कौन सी परिभाषा है। अब देखिए उसके बाद में फिर 3 नंबर है रेखाखंड, तो रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा लिखेंगे अपन। 3 नंबर, रेखाखंड किसे कहते हैं, रेखाखंड, रेखाखंड की क्या परिभाषा होती है, रेखाखंड की परिभाषा होती है बिंदु के मध्य रेखा, बिंदुओं बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित, वह निश्चित भाग जिसका
रेखाखंड किसे कहते हैं? बिंदुओं के मध्य रेखा पर वो निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके? मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, रेखाखंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। ये रेखाखंड की परिभाषा हो गई। अब देखिए, सबसे पहले इसमें एक तो रेखा है और एक आपके बिंदु है, तो दो परिभाषा अपन यहां से लिखेंगे। एक तो रेखा वाली परिभाषा लिखेंगे, जो ये वाली परिभाषा है, इसको कॉपी कर लेते हैं अपन। रेखा की परिभाषा चाहिए, तो रेखा की परिभाषा हमने यहां लिखी है, वो सेम परिभाषा ही रेखा के में अपन यहां लिखेंगे। ये सेम परिभाषा ही लिखेंगे, एक मिनट। ये ठीक है, ये तो हो गई रेखा की परिभाषा। और यहां अपन लिख देंगे किसकी? कोण की परिभाषा। कोण की परिभाषा क्या होती है? कोण की परिभाषा होती है, कोण किसे कहते हैं? कोण कहते हैं एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, जिसका कोई भाग नहीं होता, वो क्या कहलाता है? सॉरी, बिंदु, बिंदु की परिभाषा लिखनी है, कोण की परिभाषा नहीं लिखनी है। यहां पर हमने गड़बड़ कर दी, ये कोण नहीं लिखनी है। परिभाषा किसकी लिखनी है? बिंदु है, कोण तो इसमें हुआ नहीं है जिक्र, तो बिंदु। मेरे दिमाग में बिंदु ही चल रहा था और मैंने परिभाषा भी बिंदु की लिखी है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बिंदु की जगह कोण लिखा गया, तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए, इसका कलर अपन चेंज कर देते हैं। एक ये कलर हो गया, साथ में ये रेखाखंड है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए, ये तीसरी हो गई। चौथी क्या है? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? तो सबसे पहले 4 नंबर परिभाषा यहां से लिखते हैं अपन। वृत्त की त्रिज्या यानी त्रिज्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिख। त्रिज्या कहते हैं किसी वृत्त, किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक, केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो ये त्रिज्या की परिभाषा हो गई। अब देखिए, इसमें नाम आ रहा है वृत्त, तो एक वृत्त की परिभाषा लिखनी है और साथ में किसकी? केवल एक वृत्त है। इसमें आपके नया नाम क्या है? वृत्त। तो वृत्त की परिभाषा लिखनी है। किसकी परिभाषा लिखनी है? वृत्त की। यानी वृत्त किसे कहते हैं? किसी निश्चित, किसी निश्चित दूरी, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर
स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को बिंदुओं का, एक मिनट, बिंदुओं का बिंदुओं का बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ये वृत्त की परिभाषा हो गई। अब देखिए, इसके लिए जगह चाहिए। अब अगला एक और करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा तो इसको ऊपर खिसका ही सकते हैं। एक मिनट। एक मिनट, इस पूरे को ही ऊपर खिसका देते हैं अपन। ये जगह पड़ी है ना अपने, ये ये देख, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाएगा, लास्ट वाला, वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? एक मिनट। सबसे पहले इसमें किस किस की परिभाषा लिखी है, तो उनका कलर चेंज करो। उनका क्या करो, कलर चेंज। एक हमने इसकी परिभाषा लिखी है, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। और और हमने लिखी है वृत्त की परिभाषा, तो इसका कलर चेंज कर देते हैं। और इतना ही करना है। अब देखिए, अब है आपके 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है वर्ग। वर्ग की क्या परिभाषा होती है? वर्ग की क्या परिभाषा होती है, वो अपन यहां से लिखेंगे। यदि किसी यदि किसी चतुर्भुज 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 की चारों भुजाएं बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। ये वर्ग की परिभाषा हो गई। ये किसकी परिभाषा हो गई? वर्ग की। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए, ये तो इसकी परिभाषा हो चुकी है। अब यहां से दो परिभाषा निकलेगी, एक तो समकोण यानी कोण। कोण किसे कहते हैं? और साथ में एक चतुर्भुज किसे कहते हैं? दो परिभाषा है। तो देखिए, कोण की परिभाषा तो अपन पहले लिख चुके हैं, वही परिभाषा है कि जैसे ये कोण की परिभाषा है, तो ये सेम आपको लिखनी है इस सवाल में। मैं आपको केवल चतुर्भुज की लिख रहा हूं, क्योंकि जगह कम है, इसलिए केवल चतुर्भुज की लिखूंगा मैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज की परिभाषा लिख देता हूं। चतुर्भुज यानी चतुर्भुज किसे कहते हैं? चतुर्भुज चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति
को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। तो ये आपके प्रॉपरली दूसरा सवाल ये है। इसका सॉल्यूशन एक ही स्लाइड पे मैंने करवाया है, आप इसको मैनेज कर लेना। बाकी सब परिभाषा लिखिए, केवल 5 नंबर में आपके कोण की परिभाषा लिखनी है। जो आपके दूसरे सवाल में कोण वाली परिभाषा वो सेम चिपका देना। अब ये पूरा प्रॉपरली दूसरा सवाल हो गया। अब देखिए, अब है आपके सामने तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। दो अभिधारणाएं जिस पर विचार करना है। पहला क्या है कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी एक ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। ये देखो, एक दो अभिधारणाएं, इन पर विचार करना है। पहली अभिधारणा क्या कहती है? इस प्रकार का होता है कि दो बिंदु है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच में स्थित होता है। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए बी के बीच में स्थित होता है। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा। देखो, ये एक रेखा है और इसके दो बिंदु, इसका नाम दे दिया ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी, और इसके बीच में कहीं पे भी एक सी बिंदु है। ये इस प्रकार अध्यारोपित होता है। तो इसका आंसर यही है। फिर है दूसरा क्या है? यहां कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इस अभिधारणा में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणा अविरुद्ध है? क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। ऐसा होता है। बाकी ये सवाल आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है। यह आपसे केवल आपका दिमाग चेक करने के लिए पूछा गया आपसे। अब देखिए, सबसे पहले इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन? ये कह रहे हैं 3 बिंदु है जो एक सरल रेखा पे नहीं। एक बिंदु यहां पर है, माना कि दूसरा बिंदु यहां है, तीसरा बिंदु यहां, तो ये एक रेखा पे नहीं है। ये आपके ये रेखा अलग हो गई, साथ में ये रेखा अलग। किधर भी बना सकते हो तीनों बिंदु, लेकिन एक रेखा पे नहीं होने चाहिए। और ऐसा होता है, बहुत सी जगह होता है, त्रिभुज पर बनाते हैं तो तीनों बिंदु अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा ये ज्यामिति में आती है, अपरिभाषित नहीं है। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है जहां पर ए सी बराबर बी सी हो, तो सिद्ध करके बताना है कि ए सी बराबर 1/2 ए बी। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले सवाल में दिया क्या है, इसमें सिद्ध करना है। तो सवाल में क्या दिया है वो चीज लिखते हैं अपन। सवाल में दिया क्या है, सवाल वाले ने हमें दिया क्या है वो लिखते हैं। दिया है कि रेखाखंड एबी है ना, वो आपके एसी रेखाखंड एबी और साथ में एसी भुजा है ना, वो आपके बीसी के बराबर। ये सवाल में दे रखा है। रेखाखंड एबी है और एसी और बीसी दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है वो चीज देखते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एसी भुजा बराबर है आपके 1/2 एबी के। ये जो ऐसी भुजा है ना, ये 1/2 एबी के है। ये सिद्ध करके बताना है, यह हमें सिद्ध करना है। और उसके बाद में क्या आती है? उपपत्ति। यहां से इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखिए, सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं।
ठीक है, अब इसका डायग्राम भी बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम ही बनाते हैं कि इस प्रकार की एक रेखा है ये, ठीक है, ये रेखा है, इस पर तीन बिंदु अध्यारोपित है। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, जिसका नाम क्या है, ए बी, ए और बी। इसके बीच में एक बिंदु सी स्थित है, जहां से एसी, ये एसी और बीसी दोनों भुजाएं क्या बराबर है, यानी ये रेखा और ये रेखा आपके बराबर है, यानी एसी और बीसी या सीबी, जो भी आप बोलो, सीबी और एसी दोनों क्या है, बराबर है। ये ऐसा सवाल वाला बोल रहा है, ऐसा सवाल वाला बोल रहा है। ये आपके डायग्राम बन गया। अब हमें सिद्ध किया करके बताना है कि एसी है ना, ये आपके आदि है, किसके, ए बी के, ए बी भुजा की। जैसे मान लीजिए, वैसे चित्र से तो ये मालूम चल रहा है, माना कि ये पूरा ये 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है। अगर एसी 5 है तो सीबी भी आपके कितनी है, 5 है। अगर 5 है तो पूरी भुजा कितनी होगी, ए बी कितनी हो गई, ए बी 10 हो गई, और 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है। यानी एसी है ना, वो ए बी का आधा है या नहीं है, बिल्कुल आधा है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले अपन लिखते हैं, एक चीज लिखेंगे, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी बराबर है एसी के। ये अपन कैसे कह सकते हैं, ये हमने एक अभिकृत पढ़ा एक नंबर, उसके अनुसार कह सकते हैं अपन। अभिकृत हमने एक पढ़ा, उसके अनुसार अपन कह सकते हैं। वो अभिकृत क्या था, तो सबसे पहले देखिए, उस अभिकृत को लिखते हैं अपन यहां पे, उस अभिकृत को लिखते हैं, उस अभिकृत को लिखते हैं। अभिकृत क्या है, वह वस्तुएं, वह वस्तुएं जो परस्पर परस्पर संपाती हो, परस्पर क्या हो, संपाती हो, परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये अभिकृत नंबर, अच्छा, ये अभिकृत नंबर 4 है, ये आपके अभिकृत नंबर 4 है, जिसके अनुसार अपन कह सकते हैं कि वह वस्तु है जो परस्पर संपाती हो, एक दूसरे के बराबर होती है। अभिकृत 4 में हमने ये पढ़ा था, देख लेना आप, 4 से ये लाइन लिख दी। अब ये लिख दी तो अपन यहां से क्या लिखेंगे, अगर ये लिख दी तो अपन यहां से लिखेंगे कि एसी का तो एसी है, एसी का तो एसी है, और एसी और बीसी सवाल के अनुसार बराबर है। एसी और बीसी अगर बराबर है तो इस बीसी की जगह पे अगर मैं एसी लगा दूं, इस आपके, एक मिनट, ये वाला है बीसी, इसकी जगह पे भी मैं अगर एसी लगा दूं, नाम लिख दूं एसी, तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, दोनों बराबर है। और बराबर, एक मिनट, बराबर ए बी आएगा। यहां ये ए सी गलत लिखा है हमने, यहां पे क्या आएगा, ए बी, पूरी भुजा आएगी, तो बराबर ए बी। अब देखिए, एसी और एसी कितने एसी हो गए, एसी और एसी आपके 2 एसी हो गए, तो 2 एसी बराबर ए बी के। अब देखिए, ये 2 गुणा में इधर भाग में जाएगा तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, एसी बराबर 1/2 ए बी के। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने सिद्ध कर दिया, ये हमने सिद्ध
कर दिया। और अपन यहां से देखिए, यहां से अपन क्या करेंगे, एक बॉक्स बना के ये लिख देंगे कि सवाल में दे रखा है, सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में आपके दे रखा है, सवाल में दे रखा आपके AC बराबर है BC के। ये सवाल में दिया है, ये सवाल में दे रखा है, इसलिए हमने लिखा है। BC की जगह AC मान लिखा है ना, वो इसलिए लिखा है कि दोनों सवाल में दे रखा है बराबर है। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है कि प्रश्न संख्या 4 में रेखाखंड, रेखाखंड, प्रश्न संख्या 4 में रेखाखंड, एक मिनट, प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि प्रश्न 4 में रेखाखंड, अच्छा यहां पर एक चीज मिस प्रिंट हो गई, यहां पर C लिखा गया था। क्या लिखा गया था, C। यहां पर इस क्वेश्चन में C लिखा गया था कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, अभी हमने सिद्ध किया ही है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखो C है ना, ये बीचों बीच था AB का, तो C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि वो रेखा, सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यह हमें सिद्ध करके बताना है कि रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यह बताना है। रेखाखंड में और मध्य बिंदु नहीं होते, यह सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है, वो चीज लिखते हैं, दिया क्या है। तो सवाल में दे रखा है कि रेखाखंड, रेखाखंड AB रेखाखंड AB का C क्या है, C मध्य बिंदु है। C क्या है, मध्य बिंदु है। ये सवाल में दे रखा है, ये चीज सवाल में दे रखी है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि इसका केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, यह सिद्ध करना है। यानी रेखाखंड का केवल एक ही, केवल एक ही मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। मध्य बिंदु है, यह हमें सिद्ध करना है। तो यहां से उपपत्ति, सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन। अब देखिए, सबसे पहले उपपत्ति के अंदर माना, माना रेखाखंड, माना रेखाखंड AB का एक और मध्य बिंदु, एक और मध्य बिंदु D है, ऐसा मान लेते हैं अपन, ऐसा मान लेते हैं। जैसा एक रेखाखंड है, अभी अपन ने रेखाखंड बनाई है, हाँ ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। अब देखिए, इसका नाम दे देते हैं अपन, इसका नाम A है,
इसका नाम बी है, और इसके बीच में एक डी पॉइंट है, सॉरी सी पॉइंट है। और अब हमने एक मध्य बिंदु और लिया है, जो यहां पर कहीं पे मान लेते हैं कि ये डी है, ये डी है, एक हमने ऐसा मानना है, ऐसा माना। अतः अगर ऐसा है तो अतः ए डी, क्योंकि पिछले सवाल के अनुसार ए डी, ये वाली ए डी इस ए बी की आधी होगी, 1/2 होगी ए बी के, ऐसा मान सकते हैं। और इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे अपन समीकरण नंबर 8। इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर अपन क्या लिखेंगे, साथ में अपन में क्या मानेंगे, एसी, जो भी हमने पिछले सवाल में सिद्ध किया है, बराबर 1/2 होता है ए बी के। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, या आपके हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अतः ये आपके पक्ष बराबर है समीकरण 1 और 2 से, ये पक्ष बराबर है। देखो 1/2 ए बी, और यहां पर भी 1/2 ए बी है, इसका मतलब 1 और 2 से ए डी बराबर एसी होगा। यहां लिख देंगे ए डी बराबर एसी के, और ये बराबर क्यों होगा, समीकरण नंबर 1 में 2 से, समीकरण नंबर 1 में 2 से हम कह सकते हैं कि एडी बराबर होगा एसी के। तो ऐसा संभव कब है, जब ये डी बिंदु है ना, ये सी की जगह है, तो अपन लिखेंगे तो ये तब भी संभव है जब बिंदु सी व डी संपाती हो। संपाती का मतलब एक बिंदु के ऊपर दूसरा बिंदु हो, संपाती हो। अतः दूसरा बिंदु भी हमने माना था, वो भी आपके वापस सी पे ही आ गया। अतः जो हमने सिद्ध करना था वो चीज निकाल ली। अतः एक रेखाखंड, अतः एक रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है, रेखाखंड का केवल एक ही मध्य बिंदु है, एक ही मध्य बिंदु है, एक ही मध्य बिंदु है। अब देखिए, अब है आपके सामने छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि आकृति 5.10 ले रखी है, यदि AC बराबर है BD के तो सिद्ध करना है AB और CD दोनों बराबर है। इसमें क्या दे रखा है, AC A से लेके C तक की भुजा B से लेके D तक की भुजा के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि AB और ये वाली CD, यानी हमें सिद्ध क्या करना है, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूं। सिद्ध हमें ये करना है कि ये वाली रेखा, 1 मिनट, ये वाली रेखा
ये, और साथ में यहां से लेके यहां तक वाली ये रेखा, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, सवाल में क्या दिया है, और सवाल में ये दे रखा है यहां से देखिए, एक मिनट, ए से लेके सी तक की, ये इसका कलर अपन ये कर देते हैं, यानी ये भुजा, और साथ में बी से लेके डी तक की भुजा, इस बी से लेके डी तक की भुजा, ये दोनों क्या है, एक मिनट, इसका कलर ये ठीक है, ये आपके दोनों बराबर है। ये सवाल में दे रखा। अब देखिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है वो चीज देखेंगे, उसके बाद में हम सिद्ध करने वाला मामला देखेंगे। सबसे पहले दिया क्या है, सवाल में दिया है, सवाल में आपके दे रखा है कि एस सी बराबर है बीटी के। ये सवाल में दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी बराबर है सी डी के, ये सिद्ध करना है। और यहां से अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उपपत्ति। अब इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज, इसका क्या कर देते हैं अपन, कलर चेंज कर देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये थोड़ी गड़बड़ करने लग गया, इसको सेटल करते हैं अपन। ये देखिए, आप देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है सबसे पहले एस सी बराबर बी डी, ये तो सवाल में दे रखा है, ये तो दोनों बराबर है, ये तो हमें सवाल में क्या है दिया है, ये तो क्या है सवाल में दे रखा है। अब देखिए अगर ये दे रखा है तो अपन क्या करेंगे, ये जो बीसी है ना, ये वाली बूथ, ये ए बी में भी जोड़ेंगे और इधर से सी डी में जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर से अपन क्या करेंगे, ए बी में ये जोड़ेंगे। ऐसी भुजा है ना, ऐसी भुजा दो भुजाओं से मिलके बनी है, ए बी से प्लस बी सी से। ऐसी भुजा नहीं है, किस किस भुजा से मिलके बनी है, या आपके ए बी प्लस बी सी, इससे मिलके बनी है। और साथ में ये बी डी भुजा है, वो किससे मिलके बनी है, बी डी भुजा आपके किससे मिलके बनी है, बी सी प्लस सी डी से मिलके बनी है, बी सी प्लस सी डी से मिलके बनी है, ठीक है। और ऐसा हमने एक क्या पढ़ा था, ऐसा हमने एक अभिकृत पढ़ा था। कौन सा अभिकृत, चेक कर लेते हैं, कि जिसमें अगर मान लीजिए बराबर जोड़ते हैं, ये देखो अभिकृत नंबर 2, जिसमें अगर मान लीजिए बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो गुणन भी बराबर होता है। यहां से अपन क्या लिखेंगे, यहां पर यही चीज लिखेंगे, अभिकृत नंबर 2 कहता है, अभिकृत 2 कहता है क्या कहता है, किसी बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता
है, ये लाइन लिख दी। अब देखिए इसका मतलब इसमें हमने बीसी जोड़ा, इसमें भी हमने बीसी जोड़ा। अब बीसी और बीसी दोनों बराबर है, ये आपस में कट जाएगा, ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। अगर बीसी से बीसी आपने काट दिया, बराबर में ऐसा कट जाता है। अगर बीसी से बीसी को काट दिया तो अब बचा क्या बताओ? अब बचा इधर से तो आपके ए बी बचा, और इधर से क्या बचा, सी डी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था, जो हम लेके आगे, जो हम लेके आगे, यही तो हम सिद्ध करना था हमें। इति सिदम, इति सिदम। अब है सातवां। सातवां क्या है? सातवां है कि यूक्लिड की अभिकृतियों की सूची में दिया हुआ अभिकृत नंबर 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए, ये प्रश्न पांच अभिधारणा से संबंधित नहीं है, पांच अभिधारणा से संबंधित नहीं है, पांच अभिकृत है ना, उसके अनुसार ये सर्वव्यापी सत्य क्यों होता है, यह हमें लिखना है। तो सबसे पहले पांचवी अभिधारणा क्या कहती है? पांचवा अभिकृत क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवा एक मिनट देख लेते हैं अपन। पांचवा क्या कहता है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहां पर लिखेंगे अभिकृत नंबर 5। अभिकृत 5 क्या कहता है? अभिकृत 5 कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह अभिकृत नंबर 5 कहता है। कौन कहता है? यह अभिकृत नंबर है 5 आपके ये बात कहता है कि पूर्ण है ना, वो अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। ये 5 नंबर अभिकृत कहता है। अब देखिए, अब ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है, तो अपन यहां पे लिखते हैं क्योंकि पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व में किसी भी वस्तु, पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के लिए ये सत्य होता है। ये पूरे विश्व में ये बात सत्य होती है कि पूर्ण है ना, वो अपने भाग से बड़ा होता है, क्योंकि ये पूरे विश्व में किसी भी वस्तु के लिए सत्य होता है। किसी भी वस्तु ले लो, इसलिए सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। इसका ये सॉल्यूशन है। हाँ, तो आज का लेक्चर अब यही एंड हुआ। इसके सारे अपन ने क्वेश्चन कर लिए। किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब देखिए, इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लेना। मेरी राय यही है, उस वीडियो को आप देखोगे तो ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये वीडियो ज्यादातर आपके थ्योरिकल ही था, इसमें परिभाषाओं से संबंधित अपन रूबरू हुए थे और सत्य
मतलब सिद्ध कैसे किया जाता है सवालों को, उनसे थोड़ा थोड़ा परिचित हुए थे भाई सत्य करने के लिए क्या क्या चीजें। बाकी सत्य का अहम रोल तो आपके अगले चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 तक उनमें काम आएगा। तो ये आपके चैप्टर आज ही अब अपन यही एंड करते हैं। कल आपके एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, यानी अपन कल 6वां अध्याय शुरू कर देंगे। आज 5वां कंप्लीट हो चुका है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।